कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। पिछले लेक्चर में हमने क्या करा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। वो सारे कारक जो जिससे अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है, उसमें हमने एक हेडिंग स्टार्ट की थी, फर्स्ट हेडिंग, जिसमें हमने क्या लिखा था? अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव अभिक्रिया वेग पर कैसे पड़ता है। तो मैंने दोनों चीज बताई थी आपको। थ्योरेटिकली केमिकल काइनेटिक्स क्या कहती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है जब मॉलिक्यूल्स में आपस में टक्करें होती हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स जितने अधिक होंगे, जितनी अधिक सांद्रता होगी अभिकारक के, उतना वो पास पास जाएंगे, उतनी ज्यादा टक्करें होंगी, उतने चांस रिजल्ट बनने के होंगे। तो यानी अभिकारक जितना बड़ा होगे अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ेगा। अभिकारक की सांद्रता जितनी कम कर दोगे अभिक्रिया का वेग भी उतना कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकली तो ये समझ में आया था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती तो होता है, लेकिन उसकी किसी एक खास घात के समानुपाती होता है, ठीक है ना, जिसको हमने अभिक्रिया की कोटि कहा था, ठीक है, एन से डिनोट किया था। अभिक्रिया की कोटि के बारे में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। नंबर 1 पॉइंट क्या बताया था कि अभिक्रिया की कोटि का मान नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, डेसिमल, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। नंबर 2 बताया था मैंने अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसका निर्धारण एक्सपेरिमेंटली किया जाता है। इसको इम्पोर्टेंट आप नोट कर लीजिए, ये हम थ्योरेटिकली निकाल के नहीं ला सकते। जब हम पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट से ही हमें कोटि का मान प्राप्त होता है। और नंबर 3 चीज मैंने आपको बताई थी कि अभिक्रिया की कोटि का अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। याद रहेंगी ये 3 चीजें। तो अब आप हेडिंग लगाइए वेग नियम, ठीक है, रेट लॉ। तो रेट लॉ में यही देखा, एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट आया उसी को यहाँ पर लिख दिया गया। क्या रिजल्ट आया कि किसी अभिक्रिया का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के साथ में उसी किसी स्पेशल पावर के, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टू द पावर n, जहां पर n को हमने क्या बोला था? अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 50 to 70% चैप्टर इसी टॉपिक पर डिपेंड है। थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को माना मैंने R से दिखाया, ठीक है ना। समानुपात का निशान हटा दिया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट, एक नियतांक आ जाएगा जिसे कैपिटल K से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। और अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक को R से लिख लिया, या आप किसी भी नंबर से लिख सकते हैं, फिलहाल कॉमन हो जा रहा है इसलिए A लिख लो, ठीक है ना। और इसकी पावर n। तो ये जो चीज लिखी गई यही वेग नियम है। यानी वेग नियम आपको क्या बताता है? अभिक्रिया का वेग लिखने का ही एक एक्सपेरिमेंट से आया हुआ तरीका है, ठीक है। यानी अभिक्रिया वेग को लिखने के लिए एक्सपेरिमेंट से जो तरीका आया वही वेग नियम है, ठीक। वेग नियम के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वो अभिकारक की सांद्रता की पावर n के समानुपाती होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक कॉमन एग्जांपल लेकर के। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R है और प्रोडक्ट P है, ठीक है। अभिकारक R से उत्पाद P बन रहा है, तो पता है आपको धीरे धीरे इसकी सांद्रता घटेगी, इसकी सांद्रता बढ़ेगी। तो वेग नियम के अनुसार यदि मैंने क्या लिखना है, इसका रेट लिखना है, वेग नियम के अनुसार, वेग नियम के अनुसार यदि मैंने इसका रेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना, और साथ में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक कौन है यहाँ पर? R है, सांद्रता के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। और उसकी एक स्पेशल पावर आएगी, यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है अभिकारक का, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आएगा,
1 में भी आ भी सकता है, डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम जनरली क्या लिख लेंगे, n लिख लेंगे। तो वो पॉइंट आप याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि जो ये n होता है अभिक्रिया की जो कोटि होती है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, इस k के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये k क्या कहलाता है, एक नियतांक निकल के आया, इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक। क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। किसके लिए लिखा मैंने, k के लिए, k कहलाता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं आगे, रेट कांस्टेंट के बारे में, इसका मात्रक पढ़ लेते हैं, कई सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। वेग स्थिरांक का मात्रक, आप हेडिंग लगा लीजिए, वेग स्थिरांक का मात्रक, ठीक है। तो पहले वेग स्थिरांक का फॉर्मूला लिख लो। वेग स्थिरांक मतलब k इज इक्वल टू, ये रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको यहाँ लेके आएंगे, वो सांद्रता है, रेट ऑफ रिएक्शन बटे अभिकारक की सांद्रता की घात n, ठीक है ना। तो अगर मात्रक लिखना है तो फिर दोनों के मात्रक हमें पता होना चाहिए। रेट की आपको पता है क्या होता है, सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो इसी से इसका मात्रक निकल के आएगा। तो सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, पीछे मैं लिखा चुका हूं, मोल पर लीटर, ठीक है ना। और समय परिवर्तन मीन्स सेकंड, सेकंड कहाँ आना है, नीचे, तो इधर सेकंड की पावर क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये केवल सांद्रता है, तो सांद्रता को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे, क्या मात्रक होता है उसका, मोल पर लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूट ऑन एनी रिएक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पावर पर है n, ठीक। यहाँ भी आपको पता है मोल पर लीटर आ रहा है, यहाँ भी मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ n है, तो थोड़ा इसको और इजी कर लेते हैं, मोल पर लीटर की पावर -1, दोनों जगह है, ऊपर भी न्यूमरेटर नीचे भी। अब हम एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे, ठीक है। अगर बेस सेम होता है और डिवाइड हो रहा होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है, यानी 1 माइनस n, और बचा सेकंड। तो ये जो वाली चीज आई है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा गया है कि वेग स्थिरांक k का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकंड की पावर -1, ठीक हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इस k के अकॉर्डिंग वेग स्थिरांक जो होता है वो मात्रक तो ये दे रहा है, लेकिन इसमें एक कमी है, n की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगी। n क्या था, अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि जैसे जैसे बदलेगी वैसे वैसे k का मात्रक बदलता जाएगा। इस चीज को स्टार कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला आपको कि इस वाले में k के मात्रक में एक ही कमी है, n का मान पता नहीं है हमको। तो n का मान होता क्या है, n होता क्या है, अभिक्रिया की कोटि, ये एक्सपेरिमेंटली आएगा। तो यानी n का मान जैसे जैसे बदलेगा k का मात्रक वैसे वैसे बदलता जाएगा। तो बदलने की कोशिश करते हैं, एक बार मैं लिख भी देता हूं कि k का मात्रक किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि यानी n पर निर्भर करता है, n पर निर्भर करता है, ठीक है। इसको देखेंगे, इस बात को अब हम क्लियर करके देखेंगे। तो हमारे सिलेबस में ना जो मेनली रिएक्शंस हैं वो 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर है,
तो हम तीनों के लिए के का जो मात्रक है वो निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब n का मान क्या होगा? 0 होगा। तो k का मात्रक जो है वो तो यही है, सिर्फ इसमें n की जगह 0 रख देंगे। तो k का मात्रक क्या निकल के आएगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकेंड की पावर -1। तो n की जगह 0 पुट करेंगे, k बराबर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 पर सेकेंड। ठीक है, तो k का मात्रक क्या निकल के आ जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। याद रहेगा आपको? चलो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए k का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना, अभी पीछे बता दिया था। ठीक, सामान्य रूप से जो k का मात्रक है वो हमने हाईलाइट कर दिया कि जनरली जो k होता है, ठीक है, उसका मात्रक हम निकालते हैं तो इस वाली इक्वेशन का मान लो या इस वाले सूत्र से निकाल के लाते हैं। ठीक है, तो अब केस नंबर 2 ले लेते हैं, केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड कौन सा? जब अभिक्रिया की जो कोटि हो, अभिक्रिया की कोटि, क्योंकि आपको पता है सिर्फ n की कमी है, तो अभिक्रिया की कोटि जब क्या हो? 1 हो। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि 1 हो यानी n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 वहां पर रखेंगे और k का मात्रक निकल के आ जाएगा, k का मात्रक। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो k का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n होता है, उसकी जगह पर 1 लिख देंगे, और सेकंड की पावर -1। तो k का मात्रक निकल के आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 0, समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। तो सिर्फ ये तो 1 बचेगा, बचेगा सिर्फ वहां से सेकंड, सेकंड की पावर -1। तो k का मात्रक जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए केवल टाइम पर डिपेंड करता है कि, ठीक है, जैसा यहाँ से आ रहा है k का जो मात्रक होता है वो सिर्फ और सिर्फ समय का मात्रक होता है, वो भी इनवर्स। ठीक है, एक और केस बचता है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, केस नंबर 3। कौन सा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, केस 3, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब द्वितीय कोटि अभिक्रिया, जिसके लिए n का मान क्या हो? 2। तो अब आप लोग बोर्ड में ना देखें, अपनी कॉपी में लिखते रहें, ठीक है ना, क्योंकि आपको मैंने 2 चीजें करा के दे दी है, तीसरा आप निकाल सकते हो, जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ देख ले। ठीक है, तो k का मात्रक, k का मात्रक जनरल इक्वेशन से यूज कर लेंगे। पहले जनरल इक्वेशन क्या थी कि जो k का मात्रक होता है वो किसी भी रिएक्शन के लिए नॉर्मली केवल किस पर डिपेंड करता है? अभिक्रिया की कोटि पर डिपेंड करता है। किस प्रकार डिपेंड करता है वो मैंने यहाँ पर आपको अभी पिछले लेक्चर में निकाल के दिखाया था। ठीक है, तो इसमें आप n की जगह क्या कर दो? वैल्यू पुट कर दो 2। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 और सेकंड की पावर -1। तो आप देखोगे कि मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। मोल पर लीटर की पावर -1 और सेकंड पावर -1। तो कई बुकें इसको ऐसे भी लिखती हैं, लीटर अपॉन मोल। ठीक है ना, लीटर की पावर तो -1 +1 हो गई तो ऊपर आ गया, और मोल की पावर -1 होगी तो नीचे, लीटर पर मोल और पर सेकंड। ठीक है, तो मैंने आपको इस लेक्चर में क्या बताया
अभिक्रिया वेग स्थिरांक के बारे में, ठीक है ना, रेट कांस्टेंट के बारे में, के के बारे में, ठीक है। तो के बारे में बताया, के का मात्रक बताया। फिर मैंने बताया कि अभिक्रिया की कोटि के आधार पर के का मात्रक निकाला जाता है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि यदि 0 होती है तो के का मात्रक मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। अभिक्रिया की कोटि अगर 1 होती है तो के का मात्रक पर सेकंड होता है। अभिक्रिया की कोटि यदि द्वितीय होती है, ठीक है ना, n बराबर 2 होता है, तो फिर के का मात्रक लीटर पर मोल पर सेकंड होता है। तो इस लेक्चर को आप कंसेप्चुअल मान के चलना है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में जब तक आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता होगा, जब तक के बारे में नहीं पता होगा, जब तक एन के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आप इस लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर पर आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की पूरी डिटेल कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द डे, दैट्स इट, थैंक यू।